हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर हमने फर्स्ट 2 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो 1950 से लेके 1990 तक उसकी कंडीशन क्या थी, क्या क्या उसके अंदर रिवॉल्यूशन हुए, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हुए, किन किन चीज़ों में डेवलपमेंट किया गया। सो स्टूडेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अपराइज। मीन्स 1990 के अंदर इंडिया के अंदर इतने सारे क्राइसिस आ गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए कि इंडिया के ऊपर फॉरेन का ज़्यादा मतलब कर्ज ज़्यादा, लोन ज़्यादा हो गए, बोरोइंग ज़्यादा हो गई, पेमेंट कम हुई, जिसको हम बीओपी बोलते हैं। इन्फ्लेशन हो गया। मीन्स हमारी इंडियन इकोनॉमी इतने क्राइसिस से गुजरने लगी कि उनके ज़्यादा इंपोर्ट करने लगी, एक्सपोर्ट कम हो गए उनके, कहाँ ना के बराबर ही एक्सपोर्ट थे उस टाइम पर। तो उस टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी थी, जिसके अंदर हम मानते हैं कि जो हमारे मनमोहन जी थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ये सारे के सारे चेंजेस किए गए कि किस तरीके से इंडिया के अंदर भी इन क्राइसिस से लड़ा जाए। तो वो कंसेप्ट लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो सबसे पहले उन्होंने 1991 के अंदर एक इकोनॉमी पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, उसी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी थी क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ 1991। सो इकोनॉमी पॉलिसी 1991 को हम NEP के नाम से जानते हैं, जो हमारी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी थी। सो गवर्नमेंट ने ये देखा कि उस टाइम पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस का बैटल, एक तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ था। सो 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करके चलेंगे, जिसको नाम दिया गया न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, या हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी या न्यू रिफॉर्म भी कह सकते हैं इसको। इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस किए गए थे, ठीक है। सो उसके बाद इंडिया ने अनाउंस किया गया कि जो अपनी उनकी NEP थी, मतलब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी थी, वो कंडीशनलाइजेशन करेगी किसके अकॉर्डिंग, किसका, जो वर्ल्ड बैंक था, IMF था। मतलब जो हमने कितना बाहर से पैसा उधार लिया हुआ है और कितना हमने उनको उसके रिगार्डिंग पेमेंट कर दी और कितना बचा हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया गया वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर। सो पढ़ते इसके बारे में। इन 1991, इन एन अटेम्प्ट टू बैटल ऑफ सर्वर इकोनॉमिक क्राइसिस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म। सो बहुत सारे इंडियन रिफॉर्म किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसको हमने कहा गया था न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। इंडिया अनाउंस द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी NEP सब्जेक्ट टू द कंडीशनलाइजेशन बोल सकते हैं, या कंडीशनलिटीज भी बोल सकते हैं, ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ दिस पॉलिसी, क्या क्या क्लासिफिकेशन किए गए थे, वो सबसे बड़े जो क्लासिफिकेशन थे हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया था स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जिसके अंदर जो शॉर्ट टर्म मेजराइजेशन किया गया कि जो इन्फ्लेशन था, जो हमारा BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था, कमी थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या बताता है कि हमने कितना बाहर पेमेंट किया और कितना रिसीव किया है। डेफिसिट का मतलब क्या होगा, जब हमने पेमेंट कम की हो और रिसीव ज़्यादा की गई हो। ठीक है, इन्फ्लेशन की कंडीशन। तो जो स्टेबलाइजेशन मेजरमेंट किया गया था, जो शॉर्ट टर्म मेजर थे, उनको ठीक किया गया था, लाइक इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद नेक्स्ट रिफॉर्म किया गया था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, जो कि लॉन्ग टर्म मेजर किया गया था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो किन किन इन जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उनके, और जो एफिशिएंसी है उस इकोनॉमी के अंदर, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। सो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर कर रहा था वो लॉन्ग टर्म मेजर्स दैट फोकस अपॉन इनहेंसिंग द इंटरनेशनल competitiveness and the efficiency of the economy।
3 मेजर कंपोनेंट इस पॉलिसी के अंदर डाले गए थे, जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो हर एक को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इंडियन न्यू इकोनॉमी पॉलिसी ही डिस्कस करेंगे। सो जो इकोनॉमी रिफॉर्म थे जो सीरीज़ के अंदर, मतलब बहुत सारे इकोनॉमी रिफॉर्म किए गए थे, वो कौन कौन से रिफॉर्म थे वो देखो। क्यों हमने ये रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी, रीज़न क्या क्या थे। फर्स्ट रीज़न था भाई डिक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो डिक्रीज होने लगे थे, क्योंकि हमने भाई बाहर से बहुत ज़्यादा बोरोइंग ले ली थी, फॉरेन बोरोइंग हमारी बढ़ गई थी। तो इस वजह से वहाँ पर एक कंडीशन तो ऐसी, बोरोइंग इतनी हो गई थी कि जो आईएमएफ था उसने भी पैसे देने को मना कर दिया था हमारी इकोनॉमी में। सो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वेशन थे वो इस वजह से कम होने लगे। ओके, फॉरेन exchange reserves which the government usually has in hand to import gasoline and other essential plummeted to level that were insufficient to last even a fortnight। ठीक है, तो जो हमने गैसोलीन जो इंपोर्ट किया था या अदर जितने भी एसेंशियल हमें जरूरत थी, वो सारी जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो कुछ एक्सचेंज के बदले में ही इंपोर्ट करते, अदरवाइज तो नहीं कर पाते। तो अब ये जो हमने एसेंशियल जो हमने यूज़ किए, वहाँ से जो हमने उधार लिए, बोरोइंग ली है, उनकी जो पेमेंट थी वो जो हम उनको मतलब कह दें कि उसके एक्सचेंज में जो हम पे कर रहे थे उसके लिए इनसफिशेंट हो गए थे। सो गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू रिपे इट्स फॉरेन बोरोइंग। जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो अपने जो उन्होंने बाहर से पैसा उधार लिया था अदर कंट्री से, वो भी पे नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से। नेक्स्ट रिफॉर्म था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। भाई पब्लिक सेक्टर में के अंदर हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि वैसे तो बहुत सारी डेवलपमेंट की थी पब्लिक सेक्टर ने 1951 से लेके 1990 तक, बट कुछ जो मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज की, वो उनकी डेवलपमेंट के बजाय जो परफॉर्मेंस थी वो कम ही रही। उस डेवलपमेंट के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी पैसा बर्बाद कर दिया, जिस वजह से हमारी जो मैनेजमेंट थी वो इनइफेक्टिव हुई। जो पैसा बर्बाद और डेवलपमेंट के चक्कर में ही किया ना, सबसे ज़्यादा पैसा कब बर्बाद किया गया था, 1951 से लेके या 1950 से लेके 1990 तक। भाई एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आए, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया, तो ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें डेवलपमेंट। तो इनमें बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर दिया गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे उन्होंने। सो इस वजह से जो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो कम ही थी। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसरी बीओपी एंड इंपोर्ट एक्सीडिंग एक्सपोर्ट, कि जो बीओपी था वो हमारा इन्फ्लुएंसरी का मतलब क्या हो गया कि हम पेमेंट इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे भाई, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इंपोर्ट हमने ज़्यादा किया, मीन्स क्या होगा, पेमेंट हमने ज़्यादा कर दी, अदर कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से जहाँ से हमें कुछ रिसीव होता वो हमारे डिक्रीज होने लगे। ठीक है, तो आप क्या देखने को मिला कि जो 1950 से लेके 1990 तक इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से जो एक्सपोर्ट रेट तो हमारी क्या रही, सेम रही, जो आगे नहीं बढ़ी, बट रैपिडली हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे, जिस वजह से हमें ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़े, ज़्यादा कोटाज यूज़ करने पड़े हमें। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पर वो अनेबल थी अपनी इंपोर्ट को लिमिट करने में, मतलब इंपोर्ट को रोक सके इस चीज़ में वो अनेबल थी। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट थे वो ज़्यादा हो गए और हम क्वाइटली लो ड्यू टू द बैड क्वालिटी। एक्सपोर्ट हमें क्या करने लगे कि वो हमें क्वालिटी डाउन देने लगे और पैसा ज़्यादा लेने। हम इंडिया के अंदर हम एक्सपोर्ट क्या करने लगे कि हम लो क्वालिटी बनाते ताकि हम उसके प्रोडक्शन के ऊपर कम पैसा लगाते, जिस वजह से हाई प्राइजेस हमें चाहिए होते थे। क्वालिटी हम ख़राब देने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे और उसके प्राइस ज़्यादा कर दिए किसकी कंपैरिजन में, फॉरेन कम्युनिटी। ये सब किस वजह से हुआ था कि हम क्या कर सके भी, प्रोडक्शन पे खर्चा कम हो हमारा और उसको कीमत ज़्यादा पे हम उसको बेच देता है कि फ़ायदा हो इकोनॉमी को, लेकिन वो चीज़ें उसके लिए गलत साबित हुई।
उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ मैसिव डेट। भाई गवर्नमेंट के ऊपर ना इतना सारा बोरोइंग हो गया, टैक्स ज़्यादा बढ़ गया कि जब वो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लगाती उसके ऊपर वो अर्निंग बढ़ाने के लिए टैक्सेशन उसके ऊपर ज़्यादा हो गया। भाई टैक्स भी तो पे करता है। जब कोई भी गवर्नमेंट कोई भी अगर एंटरप्राइज शुरू करती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को उनको टैक्स पे करना पड़ता है ना। तो गवर्नमेंट के ऊपर भाई टैक्स, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट ही नहीं हुआ, टैक्स कहाँ से पे करेगा? और टैक्स से तो ही गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा उधार हो गया, और जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी थी उनको तो कैश की रिक्वायर्ड थी, तो वो कहाँ से लेना पड़ा उधार? बैंक से लेना पड़ा, या कुछ जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे उनसे उधार लेना पड़ा, जो एज ए डिबेंचर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी वर्ल्ड बैंक थे या IMF थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अदर सोर्सेज थे, उससे पैसा ज़्यादा उधार हो गया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, सो भाई ये था हमारा ये कारण थे जिन वजह से न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म किया गया, या हम कह सकते हैं न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बनाई गई। क्लियर है? सो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। जितनी भी ये जो फुल फॉर्म आती है, जैसे NEP की न्यू इकोनॉमी पॉलिसी या IMF, ये सारी की सारी फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद रखनी। ओके, सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सहायक कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।